दोस्तों, आज की कहानी है लव मैरिज शादी करने का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्कूल छूटने के बाद मैं साथी शिक्षिकाओं के साथ घर लौट रही थी। तभी घर के पास वाले चौराहे पर एक आवाज़ सुनाई दी, बहन जी जरा सुनिए तो। पहले तो मैंने आवाज़ को अनसुना कर दिया, यह सोचकर कि शायद किसी और के लिए आवाज़ हो। लेकिन वही आवाज़ जब मुझे दोबारा सुनाई दी, बहन जी मैं आपसे ही कह रहा हूँ, जरा इधर तो आइए। तो इस बार मजबूरन मुझे उस दिशा में देखना ही पड़ा। मैंने देखा चौराहे पर स्थित एकमात्र पान की दुकान वाला मुझे ही बुला रहा था। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पान की दुकान पर भला मेरा क्या काम। साथ की शिक्षिकाएं भी मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी। लेकिन जब मुझे स्वयं ही कुछ पता नहीं था तो मैं भला उनसे क्या कहती। अतः उन सबको वहीं छोड़कर मैं पान की दुकान पर पहुंच गई और दुकानदार से कुछ पूछती। उससे पहले उसने स्वयं ही बोलना शुरू कर दिया, बहन जी आप इस मोहल्ले में अभी नई नई ही आई हैं ना? जी हाँ, अभी पिछले महीने ही मैंने गुप्ता जी का मकान किराए पर लिया है। मैंने उसे जवाब दे दिया। फिर भी दुकानदार द्वारा बुलाने का कारण मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, तो मिस्टर श्याम आपके पति हैं? दुकानदार ने आगे पूछा। जी हाँ, लेकिन आप यह सब पूछ क्यों रहे हैं? अब उस दुकानदार पर मुझे खीज होने लगी थी। कुछ खास बात नहीं है, मुझे तो आपको सिर्फ यह बताना था कि सुबह आपके पति दुकान पर आए थे और सिगरेट के 2 पैकेट, 4 जोड़े पान और कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी बोतल ले गए थे। उस वक्त शायद उनकी जेब में पैसे नहीं थे या फिर वे अपना पर्स घर पर ही भूल गए थे। उन्होंने आपका परिचय देकर आपसे रुपए ले लेने के लिए कहा था। दुकानदार ने मुझे बुलाने का अपना प्रयोजन स्पष्ट किया। मैंने पर्स खोलकर 100 रुपए का एक नोट दुकानदार की ओर बढ़ा दिया। उसने पैसे काटकर जो पैसे वापस दिए उन्हें बिना गिने ही मैंने पर्स में रखा और वहां से चल दी। रास्ते में सोचने लगी कि इस आदमी ने यहाँ भी उधार लेना शुरू कर दिया। मेरे कानों में दुकानदार के कहे शब्द अब भी गूंज रहे थे। कुछ भी हो, आदमी वे बड़े दिलचस्प हैं। बातों का तो जैसे उनके पास खजाना है, बड़े काम की बातें करते हैं। दिमाग भी उन्होंने गजब का पाया है। मेरी दुकान की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, साथ ही कुछ सुझाव भी दे गए। दिमाग की ही तो खा रहा है। मन ही मन सोचा और शिक्षिकाओं के समूह से आ मिली। क्यों, क्या बात हो गई है? क्यों बुलाया था दुकानदार ने? रीना मैडम ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, कहते हुए मैंने बात को टाल दिया। वे भी शायद घर पहुंचने की जल्दी में थी, इसलिए किसी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। सब चुपचाप जल्दी जल्दी अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगी। घर पहुंची तो देखा महाशय ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटकर सिगरेट फूंक रहे थे। टेलीविजन चल रहा था और एक फैशन चैनल पर आधुनिक फैशन का ज्ञान लिया जा रहा था। मुझे देखते ही श्याम बोले, अच्छा हुआ यार तुम आ गई। मैं भी घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था। टेलीविजन भी कोई कहाँ तक देखे, फिर इस पर भी तो वही सब घिसे पिटे कार्यक्रम ही आते हैं। जवाब में मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी चुप्पी की ओर बिना कोई ध्यान दिए श्याम बोले, सुनो बहुत जोर की भूख लगी है। मैं सोच ही रहा था कि तुम आ जाओ तो साथ में भोजन करते हैं। अब तुम आ गई हो तो चलो फटाफट भोजन लगाओ, तब तक मैं हाथ धोकर आता हूँ। मेरा मन तो हुआ कि पूछ लूँ, क्या थाली लेकर खा भी नहीं सकते हो? सुबह स्कूल जाने से पहले ही मैं पूरा भोजन बनाकर जाती हूँ। क्या भोजन परोसकर खाना भी नहीं होता? लेकिन फालतू का विवाद हो जाएगा, यह सोचकर चुप रही। क्या सोच रही हो? मुझे चुप देखकर श्याम ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने संक्षिप्तता जवाब दिया। अभी मैं आगे कुछ कहती, इससे पहले ही जैसे श्याम को कुछ याद आ गया। वह बोले, अरे हाँ यार, घर में कुछ पैसे तो रख कर जाया करो। आज तुम्हारे जाने के बाद मुझे सिगरेट के लिए पैसे की ज़रूरत थी। पूरा घर छान मारा, कहीं भी एक पैसा नहीं मिला।
मजबूरन नुक्कड़ वाली पान की दुकान से मुझे सिगरेट उधार लेनी पड़ी। अभी कुछ रुपए दे देना तो शाम को मैं उसके रुपए चुका आऊँगा। आपका उधार मैंने चुका दिया है, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और भोजन गर्म करने के लिए लग गई। भोजन करते समय श्याम एक बार फिर शुरू हो गए। यार वंदना, यह तो बहुत ही गलत बात है कि सारे पैसे पर्स में रख कर तुम स्कूल चली जाती हो। एटीएम कार्ड भी तुम्हारे ही पास रहता है। ऐसे में अचानक यदि मुझे रुपयों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूं? किससे मांगूं? जरा मेरी हालत के बारे में भी तो सोचो। मैं यहाँ पर घर की रखवाली करूं, सारी व्यवस्थाएं करूं, तुम्हारी देखभाल करूं, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता करूं। ऐसे में यदि मेरी ही जेब खाली हो तो मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा? पैसों की आवश्यकता तो पग पग पर होती है। अरे तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ पड़ा हूँ। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे सब पता है। और हाँ, रुपयों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रुपए मांगते हुए यहाँ घर तक नहीं आएगा। मुझे सबका हिसाब करना आता है, मैंने तिक्त स्वर में कहा। पिछला अनुभव मुझे अच्छी तरह याद है कि उधार तो चुकेगा नहीं, उल्टे दोबारा भुगतान अलग से करना पड़ जाएगा। रायपुर का एक किस्सा मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह मुझे दुकानदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। किस तरह एक ही बिल का मुझे 2 बार भुगतान करना पड़ता था। एक बार तो एक दुकानदार ने पूछ भी लिया था, मैडम जी यदि बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। गुप्ता जी क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे कहना पड़ा था क्योंकि गुप्ता किराना वालों के मुझ पर बहुत से एहसान थे। मैडम, श्याम भाई कुछ करते क्यों नहीं? आप कहे तो मैं उनके लिए कहीं नौकरी की बात करूं? गुप्ता जी ने कुछ संकोच से पूछा था। गुप्ता जी बेहतर होगा ये सब बातें आप इन्हीं से कीजिए। उनके बारे में भला मैं क्या कह सकती हूँ? अपने बारे में वह स्वयं ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। कहते हुए मैंने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। कुछ ले नहीं रही हो? तबीयत खराब है क्या? रुके हुए हाथ को देखकर श्याम ने पूछा। कुछ विशेष नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। कहकर मैं किसी तरह थाली में लिया भोजन समाप्त करने के बिस्तर पर आकर लेट गई। अतीत किसी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। माता पिता और भाइयों के मना करने और सबके द्वारा श्याम के सभी दुर्गुणों को बताने के बावजूद मैंने श्याम के प्रेम विवाह किया था। श्याम ने मुझे भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद वह स्वयं को पूरी तरह से बदल लेगा और अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देगा। शादी के बाद जब श्याम ने मुझे नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया तो श्याम की सोच पर मुझे गर्व हुआ था। श्याम का कहना था कि यदि हम दोनों नौकरी करेंगे तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी और ज़्यादा अच्छी तरह से चल निकलेगी। उस समय मुझे श्याम की चालाकी का जरा भी अनुभव नहीं हुआ था। लगा कि श्याम सच ही कह रहा था। यदि मैं पढ़ी लिखी हूँ, प्रशिक्षित हूँ तो मुझे अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, उसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संयोग से हमारी शादी के कुछ दिनों बाद ही केंद्रीय विद्यालय समूह में नौकरी की रिक्तियां निकलीं। श्याम के सुझाव पर मैंने भी आवेदन पत्र जमा कर दिया। जिस दिन मुझे शिक्षिका की नौकरी मिली उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश श्याम था। पत्र आ गया, कारण था शराब पीकर दफ्तर आना और अपने सहकर्मियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना, दफ्तर का काम ना करना। लेकिन श्याम पर जैसे इस निलंबन का कोई असर ही नहीं पड़ा। उल्टे उस पत्र के आने के बाद वह अधिक शराब पीने लगा। कभी कभी वह शराब के नशे में बड़बड़ाता, करो जो करना है करो, निलंबित करो चाहे नौकरी से निकालो या और भी कुछ बुरा कर सकते हो तो करो। यहाँ नौकरी की चिंता किसे है? अरे चिंता करनी ही होती तो पत्नी को नौकरी पर क्यों लगवाता? चिंता तो वे करे जिनके घर में अकेला पति कमाने वाला हो। यहाँ तो मेरी पत्नी भी एक केंद्रीय कर्मचारी है। यदि मेरी नौकरी छूट भी गई तो एकदम सड़क पर नहीं आ जाऊंगा। मेरा घर तो चलता रहेगा, मैं नहीं तो पत्नी कमाएगी। वह दिन है और आज का दिन है। अकेली मैं कमा रही हूँ। मुझे स्वयं ही नहीं मालूम कि कब तक अपने कंधों पर न केवल
खुद का बल्कि अपने पति का भार भी ढोना पड़ेगा। अचानक मुझे अपने कंधों में दर्द का अनुभव होने लगा। दर्द के मारे मेरे कंधे झुकते चले गए।